आईआईएम इंदौर के आखिरी वर्ष के विद्यार्थी हैं और कानपुर के रहने वाले हैं। दिखने में बहुत काफी हैंडसम है, ऐसा सभी बोलते हैं, लेकिन स्वभाव से थोड़े शर्मीले या यूं कहिए कि बड़े छुपे रुस्तम है बाकी के कामों में। पढ़ाई में हमेशा टॉपर रहे और थोड़ा मम्मी का बेलन हमारे पिछवाड़े में रहता था, तो अब उस सब की बदौलत यहाँ तक आ गए। हमारी बातचीत का तरीका बड़ा ही साधारण है, एकदम अपने कनपुरिया मिजाज के हैं और बड़ा प्रेम भी है कानपुर से, तो एकदम शान से कनपुरिया बन के रहते हैं। हमारे कॉलेज में भी लोग हमें कनपुरिया भाई जी बुलाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें अंग्रेजी बोलना नहीं आता, एकदम लल्लन टाप अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन जहां मौका हो वहीं। बाकी तो अपना कनपुरिया लहजा ही हमें बड़ा पसंद है, या यूं कहो कि शान है। भैया जरा जल्दी चलाइए टैक्सी, हमारी ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। इकलौते मामा की शादी है और हम कतई अफोर्ड नहीं कर सकते आज की ट्रेन मिस करना। रोहित ने जरा चिल्लाते हुए टैक्सी वाले को बोला, कल मामा की शादी में हमें समय से पहुंचना है। सॉरी, इकलौते मामा की शादी में, तो हमारी उत्सुकता आप समझ सकते हैं। 5 बहनों में इकलौते भाई हैं गोलू मामा, जिनकी कल शादी है कानपुर में। बड़े मानगन से उनका रिश्ता तय हुआ है, सो सब बहुत खुश हैं, सब अच्छे से निपट जाए। रोहित की मम्मी सबसे बड़ी बहन है और रोहित सबसे बड़े भांजे। गोलू मामा के इसीलिए बड़े ही करीबी हैं। मामा जी तो इनके बगैर घोड़ी पर बिना बैठेंगे। उधर से रोहित की मम्मी अलका जी का फोन आ गया। हाँ रोहित, अरे निकले कि नहीं तुम? तुम्हारा तो राग ताग नहीं समझ में आता हमें। अगर आज पहुंच जाते तो कितना बढ़िया होता। अब कल सवेरे भी टाइम पे पहुंच जाओ तो हम बाबा आनंदेश्वर का प्रसाद चढ़ाएं। रोहित थोड़ा झल्लाते हुए, अरे मम्मी काहे इतना फालतू परेशान हो रही हो? हम जब कह दिए कि हम सुबह सवेरे पहुंच जाएंगे, आप कतई टेंशन ना ले। मम्मी, वाह बेटा, हम अगर टेंशन नहीं आते नहीं तो आज तुम्हारा एडमिशन वहाँ नहीं होता, यही कानपुर में ही सड़ रहे होते सरकारी डिग्री कॉलेज में। गाड़ी में बैठ जाना, तब हमें एक बार बता देना। गाड़ी पर भरोसा है, तुम पे नहीं है। अलका जी एकदम तंज भरे शब्दों में बोली। रोहित भी गुस्से में बोला, आपका प्रवचन हो गया हो तो फोन रखिए माता जी, सुबह में मिलते हैं आपसे। और हाँ सुनिए, नाश्ते में गरम आलू पराठे बनवा देना। मम्मी ने बिना बात पूरी हुए ही फोन काट दिया। खैर, जैसे तैसे टैक्सी वाले ने ट्रैफिक को मात देकर रोहित को ट्रेन के समय से 7 मिनट पहले स्टेशन पहुंचा दिया। रोहित बड़ी खुशी से टैक्सी वाले को थैंक्स बोलकर उसे 100 रुपए की टिप देकर दौड़ा अपने प्लेटफॉर्म की ओर। बस सिग्नल होने के 2 मिनट पहले ही रोहित ट्रेन में घुस गया। ट्रेन सीधा उज्जैन से आ रही थी, तो तमाम बाबा बैरागी लोग या फिर तीर्थ यात्री ही थे उस 3rd AC के कोच में। अपनी सीट लपकते हुए रोहित बाबू जाके बैठे और चैन की सांस ले ही रहे थे कि अलका जी को कहाँ चैन था। फिर फोन आ गया। हाँ बेटू, ट्रेन मिल गई। रोहित थोड़ा मजाक वाले मूड में बोला, मम्मी आप चिंता ना करो, हमारे इकलौते गोलू मामा कल ही बकरा बनेंगे। काहे से? उनके सबसे प्यारे भांजे ट्रेन में बैठ चुके हैं। अलका जी, तुम बहुत मस्तियाने लगे हो। और थोड़ा हंसते हुए बोली, अब बस मामा के बाद तुम्हारा नंबर है, सुन रहे हो? रोहित थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए बोला, हाँ मम्मी, वैसे ये ख्याल भी बढ़िया है। रोहित ने खट से फोन काट दिया और उधर से अलका जी को लगा हाँ अब रोहित बाबू शादी के लिए तैयार हैं। ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी थी। रोहित अब आराम से अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठकर मोबाइल हाथ में लिए चला रहे थे। बाहर लगभग अंधेरा हो चुका था। थोड़ी ही देर में ट्रेन भोपाल स्टेशन पर रुकी और कुछ और सवारी रोहित के कोच में भी चढ़ी। रोहित अपने मोबाइल पर व्यस्त थे, तभी एक बड़ी ही तेज तर्रार आवाज उनके कानों में गूंजी, एक्सक्यूज मी। रोहित जैसे ही मुड़ा, उसके चेहरे से सारे भाव गायब हो गए। एकटक उसे देखता ही रहा। सावली सी मनमोहिनी सूरत, दुबली पतली कदकाठी, लंबे सुनहरे बाल, लेकिन आवाज ऐसी कड़क कि ना देखो तो जैसे किसी बड़ी उम्र वाली पुलिस ऑफिसर ने आवाज लगाई हो। रोहित अभी अचंभे में ही था, तभी उसने दोबारा कहा, हेलो, मैं आपसे ही बोल रही हूँ मिस्टर। रोहित एकदम अपनी फॉर्म में वापस आते हुए बोला, हाँ जी मैम बताएं। रोहित बड़े प्यार से बोला, ये खिड़की वाली सीट मेरी है, तो आप जरा वहां से शिफ्ट हो जाइए अपनी सीट पर। एकदम बुलंद और कर्कश आवाज में लड़की ने बोला। रोहित मन ही मन बड़बड़ा रहा था, भगवान बेचारी के साथ बहुत ही बुरा किए। इतनी भोली सूरत और आवाज से एकदम से लड़ासी, लेकिन कुछ कहो भैया, है बड़ी भौकाली। देखो कैसे कोच में आते ही हर आदमी का ध्यान मैडम जी अपनी ओर खींच ली है। सबके चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे वायलिन बज रहे हैं। खैर, हमें का लेना देना। रोहित सीट के दूसरे कोने में जाकर दुबक के बैठ गया। थोड़ी देर में लड़की भी अपनी खिड़की वाली सीट पर सेट हो गई और वो अपना मोबाइल हाथ में लेकर कान में हेडफोन लगाकर कुछ सुन रही थी और साथ में कुछ देख भी रही थी। तब तक उसका फोन बज गया। शायद उसकी माँ का फोन था। हाँ मम्मा, हम बैठ गए हैं आराम से ट्रेन में। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सुबह पहुंचकर आपको फोन करती हूँ। बस आप एक बार बुआ जी का एड्रेस मैसेज कर दो। तानिया दीदी को बोलना, वो कर देंगी। उधर से माँ ने बोला, बेटा अपना ध्यान रखना। इधर से बेटी ने बोला,
जी मम्मा, आपकी सौम्या अब बड़ी हो गई है, इतना चिंता मत करो। उनकी बातें आसपास बैठे सभी लोग सुन रहे थे। रोहित फिर से मन में बड़बड़ाया, इनको देख लो जरा, कतई परवाह नहीं है अगल बगल बैठे लोगों की। अब इनका नाम सबको पता है, भैया ये है गजब भौकाली सौम्या मैडम। सबके मुंह देख के तो यही लग रहा है कि कब सबके सब जाकर उन्हें आई लव यू सौम्या बोलने वाले हैं। खैर, थोड़ा समय बीता और रोहित को आने लगी नींद, तो सोचे लाओ सौम्या जी से कहें कि सीट खोलें। क्या लेकिन हिम्मत ही जवाब दे गई। घुसी ही थी अपनी किसी किताब में और कानों में हेडफोन भी चढ़ाए बैठी थी। थोड़ी देर इंतजार के बाद वहीं सीट पर टेक लेके भैया बैठे बैठे ही सो गए। जब अचानक से कान में आवाज पड़ी, चाय, गरम चाय, तो रोहित की आंख खुली। देखा गाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी थी। सौम्या जी जाग रही थी, किताब बंद थी और खिड़की के बाहर टुकुर टुकुर निहार रही थी बैठी। अब सोने के बाद रोहित के अंदर का कनपुरी अपन थोड़ा जाग गया और सोचा चलो थोड़ा मैडम से बात की जाए। चूंकि मैडम को देख के नहीं लग रहा था कि उन्हें कहीं दूर दूर तक नींद आ रही थी, रोहित ने धीरे से कहा, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। मिस उन्हें घूरते हुए देखी, भवें अपनी ऊपर चढ़ाए, यस बोलिए। मैंने कहा जी दरअसल हमें नींद नहीं आ रही थी, तो क्या आप इससे पहले मैं अपनी बात पूरी कर पाता। सौम्या जी तो बौखला उठी और झड़क पड़ी हमारे ऊपर। व्हाट डू यू मीन, नींद नहीं आ रही तो सोइए ना आप, क्या मैं आपको लोरी सुनाऊंगी। उनकी रफ्तार थामते हुए बोले, अरे नहीं, आपने हमारी पूरी बात ही नहीं सुनी, हमें ये बीच वाली सीट खोलनी है और बिना सुने ही आप तो हमारी क्लास ही लगा दी। सौम्या को अपने कहे पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, तो उसने सॉरी बोला रोहित को। फिर बोली, जी बस अगले स्टेशन तक बैठिए, हम कुछ खाना ले लें और फिर आप सो सकते हैं। अभी करीब रात के 9 बज चुके थे। ज्यादातर लोग सो ही गए थे, बस एक आध ही जगह बैठे थे। सौम्या जी के सोने का इंतजार कर रहे थे हमारी तरह। अरे भैया हम तो सो ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैडम उठेगी तभी हमें सीट मिलेगी ना, वो बीच वाली। अब हम भी चुपचाप बैठकर अपना मोबाइल निहारने लगे। तब तक गोलू मामा का फोन आ गया। जी हाँ, वही मामा जिनकी कल शादी है। हेलो रोहित बेटा, तुम यार अभी तक आए नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा। यहाँ सुबह से सब भड़बड़ मची है, तुम्हारी कमी है यार। मामी तुम्हारी 4 बार पूछ चुकी है, समझे भाई, भांजे साहब कहाँ हैं। रोहित, अरे मामा बोलने दो यार, हमें बस गाड़ी में बैठ चुके हैं और कुछ ही घंटों की दूरी है कानपुर से। भला आपकी शादी हमारे बिना हो सकती है क्या यार, कैसी बात कर दी आप। अच्छा और सुनो, जरा वो तैयारी सब है ना, कुछ कमी बेसी तो हमें बताओ, हम सब जुगाड़ करते हैं आके। मामा, यार तुम्हारी मामी कह रही कि डांस करो कल साथ में, और यार हम आज तक डांस नहीं किए गुरु, बताओ जरा, कुछ तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो अब। रोहित, आप चिंता ना करो कतई, हम आपके परम संकट मोचन कानपुर पधार रहे हैं, सब निपटवा देंगे। रोहित जोर जोर से हंस रहा था और सौम्या रोहित को घूर रही थी और मनी मन सोच रही थी, कितनी जोर जोर से बात करता है, दिखने में हैंडसम है लेकिन जबान से तो एकदम जाहिल ही है। उधर रोहित का फोन खत्म हुआ। फोन रखते हुए उसने सौम्या की तरफ देखा और बोला, कल हमारे मामा की शादी है कानपुर में, बस उन्हीं का फोन आया था। सौम्या थोड़ा हंसते और सरकास्टिक हंसी के साथ बोली, जी मैंने सुना सब, और आप उनके डांस का जुगाड़ करने वाले हैं। दोनों जोर से हंसे। रोहित, आपको पता है ना सौम्या जी, हर चीज का जुगाड़ होता है हम कनपुरियों के पास। सौम्या ने हंसते हुए कहा, तो मामा के डांस का जुगाड़ कैसे कर रहे हैं आप। रोहित थोड़ा सर खुजाते हुए बोला, अब बोले हैं कुछ तो करना ही होगा, वैसे बुरा ना माने तो क्या आप ही कुछ सुझाओ जरा। सौम्या थोड़ा उसके ऊपर हंसी और बोली, अभी तो सब जुगाड़ था, अब कहाँ गया। रोहित का निराश चेहरा देखकर सौम्या हंसते हुए बोली, अच्छा रुकिए, मैं आपको कुछ यूट्यूब पर दिखाती हूँ, कल हमारी भी बुआ जी की बेटी की शादी है, दीदी ने डांस तैयार किया है, तो इसमें जो लड़के के स्टेप्स हैं हो सकता है आपके कुछ काम आए। दोनों सौम्या के मोबाइल पर वीडियो देखने लगे। गाना बज रहा था। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। गाना सुनते सुनते हमारे रोहित बाबू भी एकदम यही सोच रहे थे कि शायद सौम्या का आज यूं मिलना भी कोई इत्तेफाक ही नहीं बल्कि ऊपर वाले का इशारा है। उधर सौम्या पूरी तरह से डांस के स्टेप्स का मजा ले रही थी। दोनों ने शांत होकर डांस देखा। रोहित के मन में कुछ अलग ही डांस चल रहा था। खामोशी तोड़ते हुए सौम्या ने बोला, कैसा लगा, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, तुम्हारे मामा भी कर सकते हैं। रोहित को थोड़ा धक्का देते हुए सौम्या बोली, कहाँ खो गए हो तुम, कहीं तुम वहां खुद को तो इमेजिन नहीं कर रहे। जोर से हंसते हुए सौम्या इतनी अच्छी लग रही थी कि रोहित से रहा नहीं गया और उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, सौम्या जी बहुत सुंदर दिखती हैं आप जब खिलखिला कर हंसती हैं, एकदम कलकल करते झरने की तरह। आपको देखकर पहली नजर में नहीं लगा था कि आप इतना हंसती भी होंगी। रोहित की बात सुनकर सौम्या एकदम शांत हो गई और कुछ देर के लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। रोहित को समझ नहीं आया क्या करे, ऐसा क्या बोल दिया कि सौम्या इतनी शांत हो गई। तभी गाड़ी एक स्टेशन पे जाकर रुक गई। रात के करीब 10:30 बज चुके थे।
जल्दी से रोहित बाहर गया और 2 डब्बे खाने के और एक चाय वाले को साथ लेकर आया। उसने सौम्या की ओर इशारा करते हुए चाय वाले भैया से कहा, भैया जरा एक कड़क चाय मैडम जी को दीजिए तो। सौम्या ने पलटकर कहा, शुक्रिया रोहित, लेकिन मैं चाय नहीं पीती। रोहित ने चाय वाले से 2 कुल्हड़ में चाय ली और चाय वाले को जाने दी। ट्रेन चलती थी। सौम्या की नजर धुआं उड़ाते हुए चाय के कुल्हड़ों पर पड़ी तो रोहित से बोली, 2 चाय क्यों? मैंने तो मना किया था। रोहित बड़ी मासूमियत से बोला, एक हमारी और एक उनकी, और चेहरे पर थोड़ी सी शर्मीली मुस्कान थी। सौम्या थोड़े आश्चर्य भरे भाव से पूछती है, उनकी किसकी? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई है ही नहीं, और मैंने तो मना किया था ना फिर। रोहित हंसा और बोला, ये हमारी काल्पनिक चाय संगिनी के लिए, जो है नहीं, लेकिन हम चाय अकेले नहीं पीते। तो जब कोई चाय पर साथ नहीं देता, हम दूसरा कप सामने रख लेते हैं, उन्हीं से बतिया भी लेते हैं और दोनों चाय हम खुद ही पी लेते हैं। सौम्या को रोहित की मासूमियत पर हंसी भी आ रही थी और थोड़ा प्यार भी। वो बोल पड़ी, बड़े जज्बाती किस्म के हैं आप रोहित जी। रोहित अपना सर खुजलाने लगा पीछे और सौम्या से बोला, आज भर के लिए हमारी चाय संगीनी बन जाइए ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सौम्या बोली, वैसे मुझे चाय से परहेज नहीं है, बस किन्हीं कारणों से चाय पीना बंद कर दिया। रोहित हंसकर बोला, सौम्या जी बुरा ना माने तो एक बात कहूं? सौम्या ने बोला, अब बिना सुने मन नहीं मानेगा, इसलिए कह दीजिए। रोहित बोला, आप जैसा खुद को दिखाती हैं वैसी है नहीं। सौम्या थोड़ा हड़बड़ाते हुए, क्या मतलब है आपका? मैं दिखावटी लगती हूँ आपको? और सौम्या ने चाय का एक घूंट लिया और कई प्रश्न चिन्ह उसके चेहरे पर थे। रोहित मुस्कुराया और बोला, देखो आपको चाय कितनी ज्यादा पसंद आई, और आपने जैसे घूंट को अंदर लिया तो वो सुकून हमने देख लिया, फिर आप वापस अपने दिखावटी रूप में आ गए। सौम्या के बदलते हाव भाव देखकर उसने तुरंत बोला, रिलैक्स हो जाइए मैडम, हमारा इरादा आप पर जासूसी करने का बिल्कुल नहीं था, बस आपकी चोरी पकड़ ली हमने। सौम्या एकदम निशब्द थी और फिर दोनों ने चाय की चुस्कियां लेते हुए माहौल को थोड़ा बदला। और फिर रोहित पूछने लगा सौम्या के बारे में और जानने की कोशिश करता है तो सौम्या बताने लगी वो एक सरकारी बैंक में नौकरी करती है और अभी कुछ दिन पहले ही तबादला हुआ है यहाँ भोपाल में बतौर ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर। रोहित भी उसे अपने बारे में बताता है कि वो IIM का अंतिम वर्ष का विद्यार्थी है और उसे बंगलौर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली है जो उसे 3 महीने बाद शुरू करनी है, लेकिन हो सकता है वो अभी आगे और पढ़ाई करे। कुछ बाहर की यूनिवर्सिटी में एग्जाम दिया है, यदि सेलेक्ट हो गया तो देखेगा। चाय खत्म होते ही सौम्या ने रोहित को थैंक्स बोला। रोहित, दिल से शुक्रिया, बड़े दिनों बाद इतनी अच्छी चाय पीने को मिली और एक अच्छा चाय पार्टनर भी। फिर दोनों थोड़ा मुस्कुराए एक दूसरे को देखकर। रोहित ने बोला, सौम्या जी हमें भी एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर, सॉरी हमारा मतलब है चाय संगीनी मिली आज, तो आपका भी शुक्रिया। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर सौम्या ने रोहित से पैसे पूछे खाने और चाय के। तो रोहित ने कहा, अरे सौम्या जी रहने दीजिएगा आप, हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर आप पैसे देंगी तो। सौम्या ने कहा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगेगा अगर आपसे पैसे नहीं लिए, और फिर हम ना रिश्तेदार हैं ना दोस्त हैं, किस हक से आप मेरी खातिरदारी कर रहे हैं रोहित? नहीं है तो आज से शुरुआत करते हैं दोस्ती की, और अगर आपको मंजूर है तो फिर एक दिन कानपुर में मिलकर हमें चाय पिला दीजिएगा। सौम्या कुछ सेकंड शांत रही और फिर बोली, चलो मुझ पे उधार रही तुम्हारी एक चाय। रोहित, वाह ये हुई ना दोस्तों वाली बात। रात के 11:30 बज चुके थे। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। एक बाबा सामने वाली सीट से उठे और उन्हें बाथरूम जाना था, लेकिन पाँव में दर्द के कारण ज्यादा चल नहीं पा रहे थे। रोहित ने उनकी मदद की। अरे बाबा, अब इसी उम्र में काहे अकेले यात्रा करते हो, किसी को संग में रखा करो। फिर रोहित उन्हें बाथरूम ले जाकर वापस आया। सौम्या रोहित को देखकर बहुत खुश थी। उसका इतना हेल्पिंग नेचर उसे बहुत अच्छा लगा। सौम्या ने रोहित को पूछा यदि वो सोना चाहे तो सो सकता है। रोहित ने नामे से हिला दिया और फिर सौम्या को भी नींद नहीं आ रही थी। खिड़की से बाहर झांकते हुए कहीं तो किसी पुराने ख्यालों में खोई थी। उधर हमारा रोहित सौम्या के ख्यालों में खोया था। कब दोनों की आंख लग गई पता ही नहीं चला। उम्मीद है रोहित और सौम्या का ट्रेन का सफर आपको पसंद आया होगा। तो ये था कनपुरिया लव स्टोरी का पहला भाग। ये भाग आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा।